ये चैप्टर है क्लास 8 का एसएसटी में हिस्ट्री का। चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स विलेजेज। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री है ब्रिटिश टाइम पीरियड का। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी का अधिकार दे दिया, है ना। और जो है ये जो ग्रांट ऑफ दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ईईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको दीवानी का अधिकार मिल गया, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार जो है दीवानी कहलाता था बेसिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कंपनी के लिए और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के इस टाइम पीरियड के लिए। कंपनी मुख्यतः फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने क्षेत्र के लिए देखना, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना था अपने क्षेत्र के, जिस भी क्षेत्र में वो उसको दीवानी का अधिकार मिला था। ऑब्वियसली ये बंगाल रीजन था। इसे अपने अधीन लैंड को एडमिनिस्टर करने तथा अपने क्षेत्र का रेवेन्यू रिसोर्सेज को कलेक्ट करने का अधिकार मिला हुआ था। जितने भी रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार और एडमिनिस्ट्रेशन अपने एरिया में करने का, बंगाल रीजन का जितने भी अथोराइज किए गए थे कंपनी मुगल बादशाह के, बिकॉज उस समय मुगल बादशाह ही रूल कर रहे थे। तो कंपनी को अपने बढ़ते खर्चों को मेंटेन करने के लिए एक रेवेन्यू रिसोर्स की जरूरत थी, क्योंकि कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा थे और इसको मेंटेन करना था। इसीलिए दीवानी मिलना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब ट्रेडिंग कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को खरीदने तथा जिन प्रोडक्ट की इसकी जरूरत होती थी वो उनको खरीदती थी, तो जिन प्रोडक्ट को इसको बेचना होता था, जिन प्रोडक्ट की मांग होती थी उनको वो बेचती थी। वो अपनी जरूरत के हिसाब से ये करती थी। और कंपनी ने अब ये जान लिया कि इसे सावधानी से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक विदेशी कंपनी थी। तो इसका एक बड़ा ये कारण ये था कि विदेशी होने की वजह से ये भारत को जानना चाहती थी और ये भी जानना चाहती थी कि हमें बड़े ही कॉशसली, बड़े ही सावधानी से आगे बढ़ना है। कंपनी ने उन लोगों को शांत करने का उन लोगों को शांत करना करना था जो कि गांव में पहले से रूल करती थी। जो ताकतें इंडियन के विलेजेस में पावरफुल थी उनको कंपनी को कंट्रोल में करना था, है ना। क्योंकि वो इंडियन विलेजेस को कंट्रोल करती थी, रूल करती थी यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उन फोर्सेस को कंपनी चाहती थी कि अंडर कंट्रोल करें और ताकत तथा अपना जो नाम आगे बढ़ाएं, है ना। तो उन लोगों को रिप्लेस करना चाहती थी कंपनी, जो लोकल स्तर पर शासन कर रहे थे, और उन्हें नियंत्रित भी करना चाहती थी। पर उन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता था। कंपनी जानती थी क्योंकि उनकी रूटें काफी गहरी थी, रूट्स, तो उनको कंपनी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकती थी। अब हम जानेंगे कंपनी ने गांव को कॉलोनाइज किया, है ना, तथा वहां के रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया अपने हित में, और लोगों के अधिकारों को पुनर्परिभाषित किया, रीडिफाइन किया। अब कॉलोनाइज करने क्या होता है, यानी कि उन्होंने सिंपल वर्ड्स में हम समझने के लिए समझ सकते हैं आपकी क्लास के हिसाब से कि उन्होंने वेस्टर्न तरीके कंपनी के ने क्या किया, इंडियन कॉलोनी बनाना मतलब क्या होता है, यहाँ के रिसोर्सेज का यूज करना शुरू किया अपने फायदे के लिए, यहाँ के लोगों का इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया अपने फायदे के लिए, है ना। तो इसको जनरल सेंस में हम कहेंगे कॉलोनाइज करना शुरू किया। कंपनी ने इंडियन लोगों को कॉलोनाइज, इंडियन विलेजेस को या इंडियन जिन भी एडमिनिस्ट्रेशन इलाकों का उसको दीवानी वसूलने का अधिकार मिला था, वो उन इलाके को कॉलोनाइज करना शुरू किया। अब कंपनी के लिए रेवेन्यू, तो दीवानी मिलने के बाद भी कंपनी अपने को एक व्यापारी के रूप में ही देखती थी। कंपनी सोचती थी कि मैं ट्रेडिंग कंपनी में, कंपनी मीन्स कंपनी ऑफिशियल्स, वो अपने आप को एक ट्रेडिंग कंपनी समझती थी। एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहती थी कि हमें इनको रूल करें इंडिया को या यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, इस हिसाब से वो नहीं चाहती थी। ये बड़ी रेवेन्यू तो चाहती थी कि मुझे ज़्यादा ज़्यादा रेवेन्यू मिले, परंतु जमीन का जो असेसमेंट्स है ना, और रेवेन्यू का कलेक्शन है, इसको रेगुलर सिस्टम नहीं लाना चाहती थी कंपनी। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना और कम से कम दामों में कॉटन और सिल्क को खरीदने का प्रयास कंपनी द्वारा किया जाता रहा है। अब 5 वर्षों के अंदर बंगाल में कंपनी द्वारा लाए गए गुड्स की कीमत 2 गुनी हो गई थी, और 1757 के पूर्व में कंपनी को भारत में सामान खरीदने के लिए इंग्लैंड से सिल्वर या गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता था। भारत में अगर कोई सामान खरीदना है, कंपनी क्या करती थी, इंग्लैंड से सिल्वर या गोल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इंपोर्ट करती थी। लेकिन
अब क्या हुआ, जब बंगाल की दीवानी मिल गई तो कंपनी को रेवेन्यू मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, तो कंपनी को ये करना खत्म हो गया। कंपनी यहाँ का रिसोर्स यूज करके अपने फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूज करती थी, कंपनी ऑफिशियल्स के लिए। तो जल्द ही कंपनी ने यह पाया कि बंगाल की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब थी। आर्टिजन्स गांव छोड़ रहे थे, है ना, क्योंकि उन्हें अपने सामान कम दामों में कंपनी को बेचना पड़ता था, तो उनका प्रॉफिट बहुत कम था। पूरा प्रॉफिट जो है वो कंपनी ले रही थी। किसान अपने ड्यूज को नहीं पे कर पा रहे थे जिनको चुकाना था, तो वो भी परेशान थे। आर्टिजन्स किसानों की दशा काफ़ी ख़राब थी, है ना। और 1770 में 1770 में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसने बंगाल को ये 10 मिलियन लोगों को मार डाला। इतना खतरनाक अकाल था ये। और अब नेक्स्ट टॉपिक है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो कंपनी के ज़्यादातर अधिकारियों ने यह महसूस किया कि लैंड में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन किया दिया जाए, ताकि खेती में सुधार आए, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आए। कंपनी ने अंततः इसके लिए परमानेंट सेटलमेंट्स जो कि 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है कंपनी के लिए। तो इससे राजाओं तथा तालुकेदार जो थे, इंडिया के जो तालुकों में तालुकेदार थे, उनको जमींदार मान लिया गया और उन्हें किसानों से रेवेन्यू इकट्ठा करके कंपनी को देने के लिए कहा गया।